नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो लीनियर अलजेब्रा का ये हमारा पार्ट थर्ड है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट कर लिया हुआ है जिसमें कि हमने रिंग के बारे में चर्चा किया, फील्ड क्या होते हैं, क्योंकि उन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए उन बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने रिंग फील्ड के बारे में कर लिया, इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है रिंग में, ठीक। तो इन सब के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ले लिया हुआ है दो सेशन के माध्यम से। आज ये हमारा तीसरा सेशन है जिसमें हम लोग आज से वेक्टर स्पेस स्टार्ट कर रहे हैं कि वेक्टर स्पेस होता क्या है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य से आप क्लास को पूरा देखोगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो अभी तक हम लोगों ने रिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, ये सारी चीज़ों को, लीनियर अलजेब्रा, वैसे ये लीनियर अलजेब्रा की पार्ट्स नहीं होते हैं, बट लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने से पहले हमको ये सारी चीज़ों के बारे में ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, हमारे दिमाग में एक बात आती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सदिश समष्टि। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो ऐसे समझो, जब भी हम इंटरमीडिएट में या आप अभी प्रिपरेशन भी करते हैं तो वहाँ वेक्टर क्वांटिटीज जब आती हैं, ठीक है, तो वहाँ आप किसी भी क्वांटिटी को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हो। जैसे मान लो वेक्टर ए हो गया, ठीक है, तो आप उसको वेक्टर्स को अगर आपको बढ़ाना हुआ, जैसे सपोज करो ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, अब मान लो इसको और आगे बढ़ाया, 2a 3a, इस तरीके से ये हुआ, माइनस ए किया, -2 वेक्टर ए। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान से समझना, जैसे ये वेक्टर ए हो गया, यहाँ 2 वेक्टर ए हो गया, यहाँ 3 वेक्टर ए हो गया। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, आप जब भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हमेशा वेक्टर के साथ एक और क्वांटिटी लग के आ रही है, जैसे 2 3 1 -1 -2। समझ आ रही बात? तो इस क्वांटिटी को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्केलर। जब भी आप वेक्टर पढ़ते हो, ठीक है, जब भी आप वेक्टर पढ़ते हो तो आप इसी ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करते हैं और इसी तरीके से आप उन चीजों को प्रोनाउंसिएट करते हैं। ठीक है, तो हम जब वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते हैं तो ये वेक्टर स्पेस में, जैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल, है ना, और 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस में क्या होती है, चीजें n डायमेंशन में कवर की जाती हैं। समझ आ रही बात? मतलब जैसे अगर हम लोग एक्सिस वाइज बात करें तो हम लोग बेसिकली दो एक्सिस ज्यादा पढ़ते हैं, एक्स वाई या एक्स वाई जेड। क्लियर हो रही बात? तो मतलब 3 परपेंडिकुलर एक्सिस या 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, यही दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन वेक्टर स्पेस में क्या होता है, इसी का जनरलाइज्ड वे, मतलब हम सारी चीजों को, सारे रिप्रेजेंटेशन को हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वेक्टर्स के। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ एक टर्म आया कि जब भी वेक्टर हम लोग लिखते हैं तो इसके साथ एक स्केलर आता है। क्लियर हो रही बात? तो इसके अब जब वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एक टर्म आता है, और वो क्या होता है, हमारा फील्ड होता है। उसका नाम क्या होता है, फील्ड। तो फील्ड को आप कैसा ट्रीट करोगे, एज ए स्केलर। ठीक है, उसको नाम भी दिया जाता है, स्केलर बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? तो जब भी वेक्टर स्पेस आएगा तो इसका मतलब समझ जाना कि उसके साथ कोई ना कोई फील्ड जरूर आएगा। क्लियर हो रही बात? जैसे जब हम वेक्टर्स को लिखते हैं तो उसके साथ हमको स्केलर, कोई ना कोई क्वांटिटी जरूर मिलती है। ऐसे ही वेक्टर स्पेस, जब भी वेक्टर स्पेस का नाम दिया जाएगा वो किसी ना किसी फील्ड के ऊपर ही होगा। क्लियर हो रही बात? कहेगा कि फला वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर, ओवर द फील्ड सी, ओवर द फील्ड समथिंग, कुछ भी कह सकता है। तो फील्ड के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो प्रीवियसली क्लास में मैंने फील्ड को बताया था कि फील्ड आप किसे कहोगे, तो वहां मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि F1 क्या होता है कि F प्लस जो होगा वो आपका कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप हो। और F2 क्या बताया था कि जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं F के, वो डॉट के साथ अबेलियन ग्रुप फॉर्म करें विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और F3 हम लोगों ने किया था कि भाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन दोनों लॉ होल्ड करना चाहिए, तब हम आ, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, F प्लस डॉट। क्लियर हो रही बात? तो याद रखना, जब भी वेक्टर स्पेस आएगा, मैं एक अंडरस्टैंडिंग, अब दिमाग में एक
ब्रॉड सोच रखो आप, ठीक है। चीजों के बारे में, जैसे आज तक आपने अगर ग्रेजुएशन में ये चीजों को रटा होगा या इसको एनालिसिस नहीं किया होगा, तो अभी मैं इन चीजों के बारे में आपको कोई भी चीज बताऊंगा तो उसमें आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। आप उसको सोच सकते हो। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में विचार करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, कि वेक्टर स्पेस क्या है। ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं है। हम सिंपली 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में चीजों को पढ़ते थे, ठीक है। इसी का जनरलाइज्ड मतलब ऑलरेडी उसमें 2 3 ऑर्डर पेयर, 3 डायमेंशनल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हम इसी चीज को जनरलाइज्ड वे में पढ़ते हैं। तो ये पूरे वेक्टर का स्पेस होता है, ठीक है। वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? फील्ड की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि वेक्टर स्पेस में कुछ और चीजों की आवश्यकता अपने को पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। कई कई कंपोजिशन भी कहता है। इसका नाम हम लोग देते हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसी को हम लोग इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर एडिशन। अब ध्यान से समझना ये क्या होता है। एक पहले मैं ओवरव्यू दूंगा, फिर इसकी जो डेफिनेशन है वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे समझो, जब आप कहीं से भी, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ए क्रॉस ए टू ए, इस तरीके का कोई एक आपने ऑपरेशन को डिफाइन किया, ठीक है। और आपने ए से एलिमेंट उठाया, ठीक है, और उनमें जो भी ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो लगाया। और इस ऑपरेशन लगाने के बाद अगर वापस से जो एलिमेंट प्राप्त हो वो इसी सेट का एलिमेंट हो, तो हम इस बाइनरी ऑपरेशन को बोलते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये, जैसे हम जब वेक्टर स्पेस के बारे में बात करेंगे, तो मान लो एक भी कोई नॉन एम्प्टी सेट हुआ, ठीक है। अब उस नॉन एम्प्टी सेट में से हमने वेक्टर एडिशन के बारे में बात करना है। तो सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली सोचो, 2 वेक्टर्स को निकाल के आप ऐड करो और जो चीजें मिले वो भी उसी वेक्टर के, वही जो आपका सेट हो उसी के अंदर की चीज हो, तो हम बोलते हैं उसको इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो सेकेंड बात क्या होती है, आ जाती है हमारा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। फिर क्या होता है? तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वही स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है। मतलब जैसे आप लिखते नहीं 3a कैप, ठीक है, इसी तरीके से कि आप क्या करो कि एक अब इस तरीके से आप बाइनरी ऑपरेशन डिजाइन करो कि एफ क्रॉस वी टू वी, मतलब कि एक एलिमेंट आपका जो एलिमेंट रहे पहला वाला वो एफ का रहे, एफ बोले तो फील्ड का रहे, और जो दूसरा एलिमेंट रहे वो कहाँ का रहे? वी का रहे। लेकिन जब हम इन पे ये ऑपरेशन लगा दें, जो भी ये वो ऑपरेशन आपको दिया है, इसको अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिले वो एलिमेंट किसका हो? वी का हो। तो हम इस तरीके के ऑपरेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। आप सोचो, 3 क्या है? स्केलर। ए क्या है? वेक्टर। जब हम इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलता है अपने को? 3a मिलता है। और 3a वापस से कैसी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर हो जाती है। बात समझ आ रहा है? ये देखो, ये वेक्टर v का सेट है, ये f का है, स्केलर है ये। लेकिन जब ये मिल रहा है, ये किसका मिल रहा है? वापस से वेक्टर का मिल रहा है। यही तो होता है हमेशा सा। तो यही चीजें यहाँ पर भी हैं। इंटरनल मतलब जब हम वेक्टर्स को आपस में ऐड करते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो हमें वेक्टर मिलती है। लेकिन जब हम स्केलर के साथ किसी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है वो हमें वेक्टर मिलती है। क्लियर हो रही बात? तो एक्सटर्नल और इंटरनल बाइनरी कंपोजिशन या ऑपरेशन के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जब भी वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं वहां 2 ऑपरेशन देखने को मिलेंगे, यद्यपि मिलते 4 कंपोजिशन हैं, ठीक है। क्यों मिलते हैं समझना। आ, देखो, एक फील्ड हो गया और एक आपका क्या हो गया? वेक्टर स्पेस हो गया, सॉरी, वी एक सेट हो गया, वेक्टर्स हो गए, ठीक है। तो वेक्टर का अपना सम हो जाएगा, ठीक।
और फील्ड का अपना सम होगा और अपना मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और ये देखो, एक ऑपरेशन ये, एक ऑपरेशन ये, दो, और एक ये वेक्टर्स का सम। और जब हम लोग एफ और बी का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, एफ के एलिमेंट का बी के, जो वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक और ऑपरेशन। तो यहां से चार, मतलब देखो एफ में फील्ड एफ, भाई फील्ड एफ में भी तो ऑपरेशन लग रहे हैं, उसमें एफ प्लस डॉट खुद ऑलरेडी वो प्लस और डॉट ऑपरेशन होता है, तो उसमें दो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन पहले से ही हैं फील्ड में। और वेक्टर में एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होता है और एफ और वी के साथ एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होता है। तो जब भी हम वेक्टर स्पेस में बात करते हैं तो बेसिकली चार बाइनरी कंपोजिशन का यूज होता है, ठीक है। क्लियर हो रही बात? तो इतनी बात समझ आई। तो देखो, फील्ड में, रिंग में हम लोग दो बाइनरी देखते हैं, और यहाँ क्या देते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन देखने लगते हैं, ठीक है। अब इसकी बेसिक डेफिनेशन पे आ जाते हैं, क्या होता है, लेट V be a non-empty set of vectors, then the mapping star such that V cross V to V, ठीक है। मतलब हमने V से एलिमेंट उठाया और उनमें ये वाला ऑपरेशन लगा दिया, ठीक है। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन किया गया है, एक्स स्टार वी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है, वी के एलिमेंट हैं, ठीक है। बिलोंग करे वी में फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू वी। मतलब आपने दो एलिमेंट उठाया बी से, ठीक है, और ये वाला बाइनरी ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर दिया, जो अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट मिल रहा है वो भी इसी वी का हो, तो हम इस तरीके के ऑपरेशन को इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, वो उसके अंदर ही हो रहा है ना, समझना बात को, ठीक है, इज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। और इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड वेक्टर एडिशन। बात समझ आ रही होगी सबको, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल। ठीक है। अब सर एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, वापस से वही बात कि एक एलिमेंट भी का उठाओ, एक एलिमेंट कहाँ का उठाइए, एफ का, ठीक है। आपस में उनका मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो एलिमेंट मिले वो वापस से वी का एलिमेंट हो, तो हम इस तरीके के ऑपरेशन को क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई नहीं, आप ऑपरेशन लगाते, मल्टीप्लाई इन जनरल ठीक है, बट हम लोग यहाँ ऑपरेशन टर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग चीज़ों को डिफाइन कर देंगे कि ये कैसा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, तो फिर वहाँ कहना उचित होगा, अदरवाइज आप बाइनरी ऑपरेशन कहोगे, ठीक है। दिमाग में आपको डॉट वाला चलना चाहिए, बट डॉट का मतलब आप हमेशा ये मत समझना कि गुणा ही हो रहा है, ठीक है, वो वहाँ डिफाइन करेगा चीज़ों को। तो लेट V be a non-empty set of vectors and F be a non-empty set of scalar called field। F को क्या बोला जाता है, स्केलर का जो ये नॉन एम्पटी सेट है, इसको हम अपन लोग फील्ड बोलते हैं। देन द मैपिंग मैपिंग कैसी, हमने ओ सम अलग होने के लिए, जैसे वहां स्टार लगाए यहाँ ओ लगा दिया,
ठीक है, ओ मतलब छोटा सा ओ लिखना, जैसे ऐसे कर दें ए ओ बी, समझना इस तरीके से। तो ऐसा काम करो, इसको थोड़ा सा छोटा ही कर दें, ठीक है। सच दैट एफ क्रॉस वी टू वी, और ये कैसे डिफाइंड है कि बी ओ ए बिलोंग करे बी में फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू बी एंड बी बिलोंगिंग टू एफ, ठीक है, ओके। मतलब कुल मिला के ये या तो आप ऐसे कर दो, यहां से ही एक एलिमेंट उठा लो, ऐसे लगा दो ए ओ बी, ठीक है, इसका बी ले लिया और इससे ए ले लिया, ठीक है, और ये वापस से बिलोंग कर जाए किसमें, भी में बिलोंग कर जाए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एफ एंड बी बिलोंगिंग टू बी, ये कर लेना, ठीक है। इज एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन वी ओवर एफ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपने वेक्टर स्पेस पे आते हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, मतलब इतनी कहानी केवल इसके लिए की गई, लेकिन हाँ, ये जितनी कहानी की गई है इन सब का आगे कहीं ना कहीं यूज आएगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं बेसिक डेफिनेशन, फिर बताते हैं क्या है, और याद हो जाएगा आपको। लेट एफ बी अ फील्ड, ठीक है, ये चीज हमेशा जब भी वेक्टर स्पेस पढ़ोगे फील्ड आएगा, ठीक है, हुज एलिमेंट कॉल्ड, क्या बोला जाता है इनके एलिमेंट को, स्केलर्स बोला जाता है। देन द सिस्टम, कौन सा सिस्टम, वी प्लस डॉट, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट क्या हो, ए नॉन एम्पटी सेट वी ऑफ वेक्टर्स। पहली बात, ये वी प्लस डॉट में क्या चीजें हो, एक नॉन एम्पटी सेट वी हो। सेकंड, एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन प्लस इन वी कॉल्ड वेक्टर एडिशन, ठीक है। थर्ड क्या चीज हो, एन एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन डॉट, ठीक है, इन वी ओवर एफ। अब भाई सीधी सी बात है, वी पे तो नहीं, वी में तो है लेकिन किस पर लग रहा है, एफ पे लग रहा है, ठीक है, जब भी हम यहां लेते हैं, ठीक है, कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस। मतलब इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, अभी और भी एक्सियम्स होते हैं, बट इतनी चीजें, मतलब आपने कुल मिला के ये कह दिया कि भैया आपको कोई चीज बनाना है, कोई रेसिपी बनानी है, तो ये आइटम की जरूरत पड़ेगी। अब आपने ये आइटम
इसको किया। अब भाई रेसिपी बनाने के लिए भी वापस से आपको उन आइटम को एक सही मात्रा में सही तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो केवल ये चीजें अपने को चाहिए, ठीक है। तो सेड टू बी वेक्टर स्पेस और लीनियर स्पेस ओवर वी, सॉरी ओवर एफ, इफ, अब मतलब ये चीजें हों तब अब आगे इसके बाद क्या होगा, V1 हम लोग ऐसे ही करके याद रखते ताकि चीजें याद रहे अपने को। V1 ठीक है, द सिस्टम V प्लस इज एन अबेलियन। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं चीजें ना लिखूं तो समझ आ जाएगा। अबेलियन ग्रुप का मतलब कि V प्लस में मतलब V से मैंने कोई दो क्लोजर प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट उठाया, उनका एडिशन किया, वेक्टर सम। याद रखना ये प्लस जो है वेक्टर, कभी भी वेक्टर और स्केलर का सम नहीं होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर हो रही बात। स्केलर का स्केलर के साथ सम होगा, वेक्टर का वेक्टर के साथ सम होगा, स्केलर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जिसे हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो मिसमैच नहीं करना, अगर बी आया तो बी के साथ प्लस आएगा, तो याद रखना ये वेक्टर का सम है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स उठाए, उनका सम किया, वो भी इसी में आना चाहिए। क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव V1 प्लस V2 प्लस V3, V2 V3, फिर V1 V2 अलग एक साथ कर दो, V3 को बाहर कर दो, एसोसिएटिव हो गया। और थर्ड अपना क्या होता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कराना, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो वेक्टर इसमें मिलता ही है भाई, वेक्टर में जीरो वेक्टर होता है, किसी के साथ जोड़ो वापस से अपने को वापस से वही क्वांटिटी मिल जाती है, वेक्टर अपने पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। और हमको पता है कि अगर मैंने कोई एलिमेंट V उठाया, सपोज करो V1 ये इसका एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक आपको -V1 जरूर मिलेगा। समझ आ रही बात। जिसका कि सम करेंगे तो हमको जीरो वेक्टर मिलने लगेगा, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, ठीक है। और V1 प्लस V2 इज इक्वल टू अपन लोग लिख सकते हैं V2 प्लस V1, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के V प्लस हमारा कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक होना चाहिए। अब बात करते हैं V2 का। V2 क्या है, तो इसमें कई कंडीशन है। तो पहली लिखना, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू F और स्मॉल v बिलोंगिंग टू कैपिटल V, अल्फा v बिलोंगिंग टू V, ठीक है। इसको बोलते हैं कि क्लोजर किसके सेंस में, हमारा आ, ये कह सकते हो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये कह सकते हो स्केलर। भाई सीधी सी बात है, अल्फा हमने एफ से उठाया फील्ड से, और भी हमने उठाया वेक्टर से, उनका डॉट प्रोडक्ट कराया स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो जो क्वांटिटी मिले वो वेक्टर से मिले। सेकंड, एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मतलब फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एफ एंड स्मॉल v बिलोंगिंग टू कैपिटल V, अल्फा बीटा V इज इक्वल टू अल्फा बी बीटा V, ठीक है। थर्ड, वन डॉट V इज इक्वल टू V फॉर ऑल V बिलोंगिंग टू कैपिटल V। वन क्या है, तो वन जो है वो वन इज एलिमेंट ऑफ F। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है किसकी, F की, फील्ड की, कैसी वाली, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ F, ठीक। तो V2 हो गया, V2 में यही चीज होनी चाहिए कि अल्फा F मतलब क्लोजर एसोसिएटिव स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, और वन डॉट V इज इक्वल टू V, ठीक है।
अच्छा, V2 हो गया। अब V3 के बारे में बात करते हैं। V3 में वापस से वन, पहला क्या है कि मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। आप बताओ राइट, हमने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों नहीं बोला यहाँ पर? सीधी सी बात है, जब हम वेक्टर्स को सम करेंगे तो क्या राइट साइड में तुम स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिखोगे? कभी भी एल लिखोगे तो यहां लिखोगे 3a, ऐसे लिखते हो ना। तो इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लगवाया इसने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात है, दैट इज कि अल्फा बिलोंग करे एफ में, वी वन प्लस वी वन और वी टू वी का एलिमेंट है। तो ये जो हो लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव हो, मतलब अल्फा वी वन प्लस अल्फा वी टू, ठीक है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू एफ एंड वी टू बिलोंगिंग टू वी, ठीक है। अब एक चीज तो ये हो गया, किसके रिस्पेक्ट में ये हो गया, स्केलर वेक्टर एडिशन के। अब भाई स्केलर भी तो जुड़ जाएगा, तो V4, तो स्केलर जब जुड़ेगा तो अल्फा बीटा, बताओ अब इसको राइट में रखूंगा कि लेफ्ट में रखूंगा? और एक मेरे को V लेके आना है, बताओ V यहां रखूं कि यहां रखूं? तो अभी इसी बात है यहाँ। तो इसका मतलब अब ये जो हमारा राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। तो स्केलर का जो आ, या हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन बाय ये वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन, ये राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, ठीक है। V3 यहाँ 2 नहीं लिखना चाहिए, सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड क्या है V3 का? मल्टीप्लीकेशन बाई अ वेक्टर with respect to scalar addition is right distributive, ठीक। मतलब कुल मिला के अल्फा प्लस बीटा डॉट वी इज इक्वल टू अल्फा वी प्लस बीटा वी फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू एफ एंड वी बिलोंगिंग टू वी, ठीक है। द वेक्टर स्पेस ये इतने एक्सियम्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब जब ये चीजें फॉलो कर गई तो वो वेक्टर स्पेस होगा। अब वेक्टर स्पेस को अपन लोग लिखते कैसे, रिप्रेजेंट करते कहते हैं, उसको भी देख लो। वेक्टर स्पेस V ओवर, मैंने बोला ना ओवर अ फील्ड, ये जरूर आएगा, ठीक है। F इज डिनोटेड बाई VF, ठीक है। और या कभी कभी V भी कह देगा, तो V का मतलब उसमें उस ऑलरेडी F फील्ड शामिल है, ठीक है। तो जनरली VF करके आएगा, ठीक है। तो एक बारी हम चीजों को समअप कर देते हैं। वेक्टर स्पेस में क्या होता है कि भैया एक फील्ड अपने को मिलेगा और एक सिस्टम रहेगा V प्लस डॉट, ठीक है। और जहाँ जो V होना चाहिए वो नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वहां पे रहना चाहिए, एक एक्सटर्नल होना चाहिए। और V1 क्या कहता है कि V प्लस जो हो वो अबेलियन ग्रुप फॉर्म करे। V2 क्या कहता है कि भैया एक एलिमेंट तुम फील्ड का उठाओ और एक वेक्टर का आपस में उनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन करा दो, जो एलिमेंट मिले वो V का मिले, इसी को तो हम लोग एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और सेकेंडली ये है कि भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हो वो एसोसिएटिव हो। फिर हमने थर्ड इसी V2 में देखा कि हम वन डॉट वी, वन जो है वो यूनिट एलिमेंट है किसका, एफ का, ठीक है। फिर V3 हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन जो हो वो लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव हो, किस पर, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर स्पेस एडिशन। और राइट से डिस्ट्रीब्यूटिव कब हो, मल्टीप्लिकेशन बाई ए वेक्टर
इस विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशन, तो ये राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। तो जब ये इतनी प्रॉपर्टी, ये तीन एक्सियम्स V1 V2 V3 कोई सिस्टम सेटिस्फाई करता है, तो हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस है। किस पर, ओवर उस जिस फील्ड के बारे में बात करी गई है, ठीक है। क्लियर हो रही बात? ओके। तो पिछला हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ आप देख रहे हो खुद ही कि यहाँ चार ऑपरेशन पे आप चर्चा कर रहे हो कि देखो अल्फा प्लस बीटा, ये स्केलर का आपस में एडिशन किया गया है, ठीक है। V1 प्लस V2, ये वेक्टर्स का आपस में सम किया गया है। अल्फा इंटू बीटा, यहाँ देखो स्केलर का आपस में मल्टीप्लीकेशन किया गया है, ठीक, तीन हो गया। और ये पहला वाला, ये अल्फा इंटू वी, ये अपना एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो कुल मिला के वेक्टर स्पेस में कितने कंपोजिशन या कितने बाइनरी ऑपरेशन आते हैं, चार बाइनरी ऑपरेशन यूज में आते हैं या बाइनरी कंपोजिशन यूज में आते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। पता नहीं क्यों थैंक यू की बटन दबने लग रही है। चल, अब हम कुछ वेरियस वेरियस नोटिफिकेशन होते हैं उनको देख लेते हैं। वैसे मैं अभी एक दो का प्रूफ भी कराऊंगा, ठीक है, बट नोटिफिकेशन या नोटेशन देख लो, ठीक है। तो सम नोटेशन, ठीक है। इफ एफ इज द फील्ड आर ऑफ रियल नंबर, आप मुझे बताओ रियल नंबर फील्ड होगा? भाई फील्ड होगा तभी वेक्टर स्पेस की कहानी आगे बढ़ेगी। तो यस, रियल नंबर आर प्लस डॉट इज अ फील्ड। क्लियर हो रही बात? बताया हुआ है फील्ड में आपको, लेक्चर 2, ठीक है। देन वेक्टर स्पेस इज डिनोटेड बाय वी आर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते क्या है, रियल वेक्टर स्पेस, ठीक। और इसी तरीके से अगर फील्ड तुम्हारा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, तो हम लोग VC, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा लिख के आ गया R ओवर R, तो इसका मतलब तुम्हारा जो इस वेक्टर स्पेस है वो भी रियल नंबर है, और किस पर है, रियल नंबर पे, ठीक है। अभी मैं एक थ्योरम लिखवाऊंगा कि कोई भी फील्ड अपने आप के साथ, अपने आप पर हमेशा और हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस R ओवर द फील्ड R, ठीक है। फिर बात आती है CR के बारे में। तो वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड, ऐसे अपने मन से मत लिख देना यहाँ पर RC, ये गलत है, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता, ठीक है। याद रखना जो वेक्टर स्पेस होगा और जो फील्ड होगा, फील्ड हमेशा वेक्टर स्पेस का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। ये चीज अभी इसका भी थ्योरम लिखवाऊंगा। तो जैसे RC लिखा, तो अभी यहाँ पहली बात, जब भी तुम उसका एक्सटर्नल मतलब वो क्लोजर कराने लगोगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्सटर्नल वाला, तो संभव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि C का मतलब फील्ड, R का मतलब वेक्टर स्पेस। तो अगर RC तुमने लिखा, तो इसका मतलब ये है कि भैया C तुम्हारा फील्ड है, R तुम्हारा वेक्टर स्पेस है। तो इसका मतलब इसका एक एलिमेंट आपने उठाया और इसका एक एलिमेंट, इनका डॉट प्रोडक्ट कराओ, तो जो एलिमेंट मिले वो इसमें मिले, R में आगे वाले जो ये होता है यहाँ मिलना चाहिए, ठीक है। आप मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा कि रियल मिलेगा? कॉम्प्लेक्स मिलेगा ना। तो कहाँ ये तो आर में नहीं मिलेगा, जबकि मिलना यहाँ चाहिए। लेकिन उल्टा देखो CR,
अगर अगर ये जो फील्ड है वो हमारे वेक्टर स्पेस का सबसेट हुआ, जो वेक्टर स्पेस जो वाला सेट है उसका सबसेट हुआ, तो हम निश्चित रूप से कहेंगे कि नहीं, ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर, तुम कोई सा भी रियल नंबर उठाओ और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करा दो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना, तो वो सीधी सी बात है, वो सी में ही जाएगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है, सी आर हो गया, ऐसे ही सी सी हो गया, तो सी सी का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस सी ओवर द फील्ड सी, सी बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अच्छा, एक टर्म आएगा और बहुत परेशान करेगा, बहुत परेशान करेगा आपको, एन टपल। ठीक है, एक टर्म आएगा एन टपल का, जैसे आप ऐसे लेते हो, बहुत बार ये आएगा, बेसिस डायमेंशन, मतलब वेक्टर स्पेस भरा पड़ा है इसी से। एक्चुअली वेक्टर स्पेस इसी को बताने के लिए ही आया है भाई। मैथमेटिशियन ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अपन लोगों ने दो और तीन के बारे में तो काफी कुछ कर लिया, अब अपन को इस चीज को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस इसी बात को माइंड में रखते हुए पूरे स्पेस की चर्चा करता है कि कितना भी तुम लेके आ जाओ, कितने भी डायमेंशन का स्पेस लेके आ जाओ, हम मैथमेटिशियन जो हैं उसका पूरी राम कहानी निकाल देंगे, हम उस पॉइंट के बारे में, हम उस चीज के बारे में पूरी चीजें। तो वेक्टर स्पेस यहाँ पर ही यूज में आता है। ठीक, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर 3, 4, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर हुआ। ठीक, तो यहाँ जो 3 और 4 होते हैं वो स्केलर होते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे कि एन टपल जो होते हैं वो अभी मैं एक प्रूफ भी कराऊंगा कि अगर कोई फील्ड हुआ, ठीक है, और एफ एन जो हमारा एन टपल का एक सेट होता है, ठीक है, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। क्यों करता है, ये सब चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिख लो, अभी इसका हम लोग प्रूफ आगे करने वाले हैं। ठीक है, एनी ऑर्डर सेट A1 A2 डॉट 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 an of n element over field f is called n tuple over f। ठीक है भैया, सीधी सी बात है, n लोग आए तो इसको n टपल, दो आते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर अपन लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो ऐसे ही n लोग आ गए तो इसको और n हम अपन लोग बोलते हैं कि n टपल बोलते हैं। ठीक, ये चीजें आएंगी, n टपल, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, n टपल, तो इसका मतलब वहां ऑर्डर पेयर n टू है। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो अभी हमने शुरुआत में आपको बताया, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ये क्या कह रहा है भैया, कोई भी फील्ड हुआ वो अपने आप पर हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, और इसी के कारण हमने आर आर को, सी सी को, इन सबको क्या बोला था, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो बस आप ये दिमाग में बना के रखो कि ये फील्ड है तो अपने आप पर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए और आपको पता लग जाए कि नहीं यार ये वेक्टर स्पेस है, सॉरी ये फील्ड है, तो वो अपने आप, मतलब कुल मिला के ना, आपको अगर वेक्टर स्पेस कोई पूछ ले कि फला ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं अपने आप के साथ, जैसे कोई सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया सी ओवर सी, ठीक है, मतलब वेक्टर स्पेस सी ओवर फील्ड सी। अब आपको इसको बताना है क्या ये वेक्टर स्पेस है, फॉर्म करेगा कि नहीं, क्या ये जो सेट आपको दिया गया है ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो सीधा सा बात है, आप देखो क्या सी फील्ड है, अगर सी फील्ड हुआ तो आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये थ्योरम खुद ही कर देगा प्रूफ। ठीक है, हाँ हमको पता है वेक्टर स्पेस है सी, सॉरी सी फील्ड है, तो इसलिए सी ओवर सी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट
एग्जाम्पल लिख लो जो अभी यही बताया, आर ओवर आर, क्यू ओवर क्यू, सी ओवर सी। मैं बोलूँ आई ओवर आई, कोई बताएगा ये आपका वेक्टर स्पेस बनाएगा? बोलो, हाँ ना का जवाब दो भाई, कम से कम हाँ ना तो बोल ही दिया करो। नहीं सर, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आई सर फील्ड है ही नहीं। क्यों फील्ड नहीं है? फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि फील्ड में हमने बताया था कि भैया डॉट जो हो उसके मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाओ। बताओ आई अबेलियन ग्रुप बनाएगा? आई मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लगा के तुम इसको अबेलियन ग्रुप बना सकते हो, इनवर्स ही नहीं मिलेगा भाई। 5 लिया, 6 लिया, उसका इनवर्स 1/6 होगा मल्टीप्लिकेटिव वाले केस में। और 1/6 आई में कहाँ मिलता है? तो आई ओवर आई इज नॉट अ वेक्टर स्पेस एंड आल्सो आई इज नॉट अ फील्ड। क्लियर? नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन लोग। एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। ठीक है, प्रीवियसली मैंने सबसेट यूज कर दिया था। तो सबसेट का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये था ना कि ऑलरेडी वो फील्ड बना रहा था। जैसे मैंने ये लिया था आई थिंक आर सी, ठीक है, सॉरी सी आर, सॉरी। तो मुझे पता था कि भैया आर जो है वो फील्ड बनता है, ठीक है, इसलिए मैंने, और ये सब फील्ड है सी का, ठीक है, इसलिए मैंने उसको सबसेट बोला। बट सब फील्ड सही तरीके से कहना उचित है, ठीक है। तो सब फील्ड होगा, बट हमको पता था कि भैया आर जो होता है वो सब फील्ड है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसके रिस्पेक्ट में बात किया था, यहाँ जनरलाइज केस रखा गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर सब फील्ड, मतलब अगर कोई फील्ड है, ठीक है, और उसका कोई सब फील्ड है, तो उस सब फील्ड पर ये वाला फील्ड वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। जैसे जैसे सी और क्यू लिया, हमको पता है कि सी का सब फील्ड होता है क्यू। भाई सी के अंदर सब फील्ड के लिए पहली बात सबसेट होना चाहिए। सबसेट होना चाहिए सी का, कोई भी एलिमेंट का सब फील्ड, कोई भी सेट का या किसी भी फील्ड का सब फील्ड होने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उसका सबसेट हो। सेकेंडली वो फील्ड की प्रॉपर्टी सारी होल्ड करे। तो ऑब्वियस सी बात है सी का सबसेट है क्यों, और क्यों ऑब्वियस सी बात है फील्ड बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं सी ओवर क्यू, क्या वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? यस करेगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि कोई भी फील्ड सी अपने आप एक फील्ड है, और अपने सब फील्ड क्यू उसका सब फील्ड है, ऐसे सोचो सबसेट है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है क्यू फील्ड होता है, तो उस पर हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, इसलिए ये वेक्टर स्पेस है। क्लियर? ठीक। अच्छा, आ, और सी आर बोलो, ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। आर क्यू बोलो, ये भी वेक्टर स्पेस बनाएगा। क्यों? क्योंकि रियल नंबर फील्ड, क्यू रेशनल नंबर, क्यू रियल नंबर का सेट है, ठीक है, सबसेट है, मतलब सब फील्ड है, सब फील्ड है, ठीक है। नोट करके एक बात लिख लेना, क्या? कि आर सी, क्यू आर, क्यू सी, ये सब वेक्टर स्पेस नहीं है। क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे ये? क्योंकि यहां पर जो आर है ये सी का सबसेट है, और जबकि ये बाहर वाला जो होना चाहिए उसका सबसेट अंदर वाला होना चाहिए। मतलब मैं सबसेट बोल रहा हूँ, आप सब फील्ड समझना। मैं इसलिए सबसेट बोलता रहा हूँ क्योंकि ये सबको मुझे पता है ये सब फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। अगर वो फील्ड बनाता ही नहीं तो फिर मैं उसको सब फील्ड बोलता, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, आपको समझ आ जाए इसलिए सबसेट बोल रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि फील्ड के लिए पहली प्रॉपर्टी यही होती है कि वो उसका सबसेट हो, सेकेंडली वो फील्ड बनाए, ठीक है। तो आर इसका सबसेट है, और जबकि अपने को ये होना चाहिए कि बाहर वाले का सबसेट अंदर वाला होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ का एलिमेंट लेते हैं, यहाँ का एलिमेंट, और मल्टीप्लाई कराने के बाद जो एलिमेंट मिलता है वो हमको इसका मिलना चाहिए। और कॉम्प्लेक्स का रियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्लियर? तो ये सब वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करते, तो कभी आ जाए तो ध्यान से समझ जाना इसको, ठीक है। हाँ, चलो। नेक्स्ट, सेट ऑफ n टपल ओवर फील्ड f इज वेक्टर स्पेस ओवर f, और इसको दिखाते किससे हैं, vn से, vn f, ठीक है, vn f, ठीक है। और ये क्या होता है, जो इसके n टपल हैं a1 a2 a3 डॉट 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 an, ठीक है। और जो AIs हैं, मतलब ये जितने भी A1 A2 A हैं, ये किसको बिलोंग करने चाहिए, F को बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। एन टपल मतलब आपने ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर लिया, ठीक है, इन्हीं को एन टपल कहेंगे, और वो सारे के सारे उस फील्ड के हों, समझना। इसको एफ एन भी कभी कभी दिखाते हैं, ठीक है। तो एफ एन बी एन, अगर यही चीज रियल नंबर पे बात की जाए तो आर एन इसी को लिखा जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि जो भी हमने एन टपल लिया उसका, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट उस फील्ड में हो, ठीक है, तो वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। अभी मैं इसको दिखाऊंगा कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। मैं टाइम देख लूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से शुरुआत ही करूंगा। अभी मैं इसको एक दो पॉइंट और कराने के बाद समाप्त करता हूँ सेशन, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी से शुरुआत ही करेंगे, जिसमें कि मैं इसी को प्रूव करूंगा कि ये हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म। अभी के लिए समझ जाओ कि भैया एन टपल्स हैं, जो A1 A2 A हैं वो फील्ड के हैं एलिमेंट, ठीक है। और जब हम इनका ऑर्डर रख देते हैं, ऑर्डर वे में रख देते हैं, तो ये एन टपल होते हैं और ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ऑर्डर पेयर के बारे में बात करें, तो इसका मतलब यहाँ A1 A2 है, और A1 A2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, F को बिलोंग, मतलब A1 A2 F को बिलोंग करे, और ये पूरी राशि जो ये चीजें हैं, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है। थ्री डायमेंशन में बात करें तो सिमिलरली A1 A2 A3, और ये सब कहाँ बिलोंग करना चाहिए, A2 A3, ये सब किस में होने चाहिए, F के होने चाहिए, फील्ड के होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? मतलब ये इंडिविजुअली फील्ड के हों, ओवरऑल ये वेक्टर स्पेस का फॉर्म करते हैं जब वो ऑर्डर वे में लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे और कुछ बात समझ लो। इफ F इज इक्वल टू R, देन वेक्टर स्पेस आर एन, इसको अगर एफ की जगह पे आर हो गया, मतलब फील्ड जो है वो रियल नंबर हो गई, तो जो वेक्टर स्पेस होगा उसको किससे दिखाते हैं, आर एन से, ओवर किस पे, आर पे। भाई सीधी बात है, आर एन जब ही आएगा ना, तुम्हारा जब वो उसी फील्ड पे रहे, लेकिन उसमें एंड ऑर्डर में लिखना होगा एलिमेंट को, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं इज रियल यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। तो यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है, ऐसे समझो कि यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है कि जब हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस लेते हैं, x1 x2 x1 y1 ऐसे ढेर सारी n, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं n यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है। तो इसी ऐसे ही हम लोग जब n ऑर्डर्ड वे में लिखते हैं, n टपल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, और जो फील्ड हो वो रियल नंबर हो, तो इसको बोलते हैं रियल यूक्लिडियन स्पेस। और अगर अगर जो f हो वो c के बराबर हो, तो इसको c की पावर n को अपन लोग वेक्टर स्पेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन स्पेस। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन स्पेस, ठीक है।
एक एग्जाम्पल के साथ, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के साथ आज के सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। फिर हम लोग कल, मैं आपको वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल कराऊंगा, प्रॉपर्टी कराऊंगा, और फिर वेक्टर सब स्पेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग बेसिस एंड डायमेंशन, तो बेसिस डायमेंशन पढ़ने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा, लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी ये पढ़ना होगा। बहुत आसान सा चीजें हैं, बस हाँ फील करने वाली चीजें हैं, ठीक है, फील करने वाली चीजें। एग्जाम्पल ये है कि इफ v इज इक्वल टू a1 a2, इसको ना कभी कभी वी स्क्वायर बोला जाता है, तो वी स्क्वायर से परेशान नहीं होना, ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर में रहेंगे, ठीक है। वी क्यूब आएगा तो तीन रहेंगे वहां पर टपल, ठीक है। सच दैट फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग कर रहा है किसमें, z में, पॉजिटिव इंटीजर में, इज अ इज वी अ वी की जगह पे वी स्क्वायर लिख दें, अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, ठीक है। मतलब ये कि ये जेड के एलिमेंट हैं और कह रहा है कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा किस पर, आर पर, कि नहीं। तो मैं हाँ ना बस इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों नहीं करेगा, मतलब कुल मिला के वी आर मतलब वी स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्यों नहीं है, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग आगे के टर्म में करेंगे, ये छोटा सा था। देखो कैसे, हमको क्या करना होता है, एक एलिमेंट यहाँ का उठाना होता है, मैंने इसको उठाया, ठीक है। और यहाँ से ये a1 a2 हमारे इस वी स्क्वायर के एलिमेंट हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराया, ठीक है। तो जो a1 a2 ये हैं, a1 a2 ये कहाँ पे मिलने चाहिए, इसके होने चाहिए। मैंने बोला ना कि जो अंदर वाला एलिमेंट हो, जो ऑर्डर्ड पेयर हो, वो जो भी यहाँ सेट रहे, जो भी फील्ड के बारे में बात किया रहे, उसका एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ये किसके एलिमेंट होने चाहिए, इसके होने चाहिए। और जबकि ये इसके एलिमेंट नहीं होंगे, क्यों, देखो मैंने आर से उठाना है, मैंने हाफ को उठा लिया, रियल नंबर उठा लिया, ठीक है। अंदर मुझे पॉजिटिव इंटीजर रखना है, मैंने यहाँ 1 और 2 ले लिया, ठीक है। अब जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या मिलेगा, 1/2 2/2। बताओ क्या ये v का v स्क्वायर का एलिमेंट होगा, क्या हाफ जेड में आएगा, कभी नहीं आएगा। हाफ ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, 2/2 तो आ गया, हाफ आएगा नहीं, आएगा ना। तो इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। बात समझ आ रही है सबको कि नहीं, क्लियर हो रही बात, ठीक है। चल, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।